हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। शेखर के बाल मन के साथ हमारी दिलचस्प यात्रा शुरू हो गई है और आगे आगे बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के विभिन्न आयाम हमारे सामने खुलते जाएंगे। तो शेखर ने यह एकदम से स्पष्ट कर दिया कि अहंता, भय, सेक्स, इनसे जुड़ी यादें उनके मस्तिष्क में एकदम से स्पष्ट थी। उन स्मृतियों में, यानी कि उन 3 स्मृतियों में अहम भावना का उदय होना, भय का उत्पन्न होना और सेक्स के प्रति उनका जो पहला अनुभव था, उन स्मृतियों में कौन सी स्मृति ज़्यादा स्पष्ट है या फिर पहले मन में याद आती है, ये कह पाना उनके लिए मुश्किल था। ये कह पाना एक मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास, जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना, यह जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। उन स्मृतियों में कौन पहली है कौन बाद की, इसका निरूपण करना कठिन है क्योंकि वे लगभग एक ही काल की हैं। इसलिए उन्हें एक ही स्मृति के 2 पर्दों की भांति साथ साथ दिखा देना ही ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती हैं। अब देखिए, शेखर जेल में बैठकर पुनर्अवलोकन करता है कि उसके जीवन में अहम भावना कब उदित हुआ, भय उसके मन में कब उदित हुआ, सेक्स के बारे में जानकारी सर्वप्रथम उसे कब मिली। ये सब बातें लगभग एक ही उम्र में हुई। तो कौन सी स्मृति ज़्यादा तीव्र है, कौन सी बात की स्मृति पहले मन में आती है, ये डिस्टिंग्विश कर पाना उसके लिए मुश्किल था। उसका नामकरण हो चुका है, उसने बड़ी बड़ी आँखों से होम की अग्नि भी देख ली है और अपने भोले कानों में कोई फुसफुसा कर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसा नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाता। अब देखिए, केवल 3 साल का था वो, और उस समय उसके मन में नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द ग्रेट जैसे अहम भावना का उदय हुआ। उसके बारे में दिलचस्प बातें हम आगे देखते हैं। अच्छा, 3 साल की उम्र में बालक शेखर अपने आप को उत्तरदायी समझने लगा और गंभीर रहता, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और यह विश्वास मिलता कि वह वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया है। अब देखिए कितना अहमवादी था शेखर। 3 साल की उम्र में ही वह अपने आप को मैच्योर समझने लगा, गंभीर रहता, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और विश्वास मिलता। तो बड़ों के मन का विश्वास जीतने के लिए 3 साल का बालक गंभीर रहने लगा, सीरियस रहने लगा और ये प्रिटेंड करने लगा कि वो काफ़ी मैच्योर है, बड़ों जैसा। उसे कभी कभी काम बताए जाते जिन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता। आज भी उसे एक काम देकर भेजा गया है। उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा लाए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के घर के पथ पर आया है। आज भी उसे एक काम सौंपा गया है। उसका भाई बीमार था तो डॉक्टर को बुलाने के लिए उसे भेजा गया है। तो वो ये 3 साल का बालक इस दायित्व को पाकर काफ़ी प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी बड़ों जैसा ही एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन गया है, तभी तो इतना बड़ा दायित्व उस पर सौंपा गया है। किंतु उसकी उत्तरदायित्व भावना यहीं तक है कि उसे कोई महत्व का काम सुपुर्द किया जाए। उसे करने ही के विषय में वह अपने को बाध्य नहीं समझता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वह उसे करना ही भूल जाता है, जैसे आज। अब देखिए, आपको लगेगा कि काम जब मिल जाता है परिवार से तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी दौड़ कर काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके मन में बालपन भी है।
वो अपने आप को मैच्योर समझता है, तो काम मिल जाता है तो खुश होता है। लेकिन कई बार काम मिलने की खुशी इतनी अधिक होती है कि वो काम करना ही भूल जाता है। जैसे आज, अब देखते हैं आज क्या होता है। इतनी दूर आकर वह अब कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं, फिर एक बालक बन गया। उसके मन की हंसी जाग उठी है और उसे खेल के लिए बुलाती है, उस स्वर से जिसकी उपेक्षा कोई भी आत्माभिमानी बालक नहीं कर सकता। अब देखिए, ये 3 साल का बालक इतना अहंवादी था कि वो हंसता खिलता नहीं था, सीरियस रहता था, ताकि लोगों को लगे कि वो काफ़ी मैच्योर है। और उसके इस लुक के कारण, मैच्योर इमेज के कारण, उसे दायित्व सौंपा भी जाता था। अब आप ही सोचिए, आपके घर में 3 साल का कोई बच्चा हो, हमेशा खिलता रहता हो, शैतानी करता हो, तो हम उसे थोड़े ही कोई काम सौंपेंगे, है ना। लेकिन उसी जगह कोई बच्चा हो, काफ़ी सीरियस रहता हो, ऐसा बिहेव कर रहा हो कि काफ़ी मैच्योर है, तो हम उस पर ही विश्वास करेंगे। लेकिन शेखर के बारे में क्या था कि कई बार काम तो मिल जाता था, दायित्व मिल जाता था और वो काफ़ी खुश भी हो जाता था, लेकिन उसके मन की जो बाल मन थी वो भी कई बार उभर कर आ जाता था, जैसे आज हुआ। तो उसे आज भेजा गया है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका भाई बीमार है। लेकिन अचानक वो हंसने लगता है, उसके मन में हंसी जाग उठती है और खेल के लिए उसका मन प्रेरित हो, जैसे अक्सर 3 साल के बच्चे करते हैं। आपको पता ही है, 3 साल के बच्चे खेलने में उनकी, खास करके बालक, उनके मन में तो खेल ही खेल रहता है। सड़क की ओर जो गोल सा लाल लाल लेटर बॉक्स है, उसी ने बालक का ध्यान आकृष्ट किया है। अब रोड साइड में लेटर बॉक्स था रेड कलर का, आजकल तो बहुत कम ही दिखते हैं। देखिए, ऐसे होता है लेटर बॉक्स। तो ये जो लेटर बॉक्स था, उस पर बालक की नज़र पड़ी। वह किसी तरह उस पर चढ़ गया है, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर ही हो, और उसकी चोटी पर लगी हुई खूंटी को एक हाथ से रह रह कर ऐसे खींचता है जैसे वह लगाम हो। अब देखिए, ये कितना होशियार था। रास्ते में लेटर बॉक्स देखा, खेलने का मन हुआ, हंसने लगा और लेटर बॉक्स पर चढ़ गया और ऐसे खेलने लगा मानो लेटर बॉक्स क्या है, एक घोड़ा है, और मानो वो लगाम खींचकर आराम से खेल रहा हो। दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े की गर्दन थपथपा रहा है, जैसे उसने पिता को करते देखा है। देखिए, ये ऑब्सर्व करता है क्या उसके पिताजी करते हैं। तो ये इतना अहंवादी है कि क्या दूसरे बच्चे करते हैं वो नहीं ऑब्सर्व करता, ये वो ऑब्सर्व करता है जो बड़े लोग करते हैं। तो इसने अक्सर देखा है कि इसके पिताजी हाथ से यूं थपथपाते हैं, तो वैसे ही ये लेटर बॉक्स को भी थपथपाता है, मानो वो घोड़ा हो। वह सम्राट है, वह सम्राट है, अपने विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है, तब वह उसे मुँह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है कह डालता है। अब देखिए, बालक में बालपन इतना अधिक हुआ कि पूरी शैतानी करता है। लेटर बॉक्स के ऊपर बैठकर रास्ते से जो भी आते जाते हैं, उन्हें जो भी इसके मन में आता है कह डालता है और चिढ़ाने लगता है। लेटर बॉक्स में बैठा है तो उसे ऐसा लगता है वो विजयी होकर घोड़े पर बैठा है और पूरे संसार को ललकार रहा है। अब तो ये बच्चा जो है लेटर बॉक्स के ऊपर बैठा है, तो नेचुरली जो लोग वहाँ से आ जा रहे हैं उनसे थोड़े ऊंचाई में ये बैठा है। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक उद्दत शिशु, इसलिए कोई उसका उत्तर नहीं देता, रुष्ट नहीं होता, उसकी ओर देख कर चला जाता है। अब जब ये ऐसी हरकतें करता है, लेटर बॉक्स के ऊपर बैठकर विजयी जैसा अभिनय करता है, मानो वो सम्राट हो, नेपोलियन जैसी अहम भावना इसके मन में है, और ये जो रास्ते में आते जाते हैं उन्हें चिढ़ाता भी है। लेकिन जो रास्ते में आते जाते हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बालक है, शैतानी कर रहा है, खेल रहा है, तो कोई उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वह संसार से एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से वह सारा संसार देखता है, उसकी शुद्रता पर हंसता है। अब देखिए कैसा इसका साइकोलॉजी जाता है। छोटा सा बालक है,
लेकिन ऊंचाई पर जब बैठ जाता है तो वो सारे संसार को अपने से नीचा देखने लगता है, उसकी शुद्रता पर हंसता है। बच्चे को लगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ऊंचाई पर हूँ, समाज मुझसे नीचा है। तभी डाकिया, शुद्र संसार का शुद्र डाकिया आकर उसके स्वप्न को तोड़ देता है, उसे वहाँ से उतर जाने को कहता है और उसके तत्काल न मानने पर झटक कर फिर कहता है। अब देखिए पोस्टमैन वहाँ पहुँच जाता है ऐन वक्त पर। पोस्टमैन यह दृश्य देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि एक लड़का जो है लेटर बॉक्स के ऊपर चढ़कर बैठा है, उसे तत्काल नीचे उतरने को कहता है। अब बालक के लिए ये पोस्टमैन जो है शुद्र संसार का एक शुद्र जीवी है, एक शुद्र डाकिया है। शुद्र यानी एकदम निम्न, जो इन्फीरियर हो। तब हतवैभव शिशु सम्राट अपना बदला भी लेते हैं कि उतरते समय डाकिये की उंगलियों पर गिरते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और भाग जाते हैं, घर पहुंचकर ही दम लेते हैं। अब लड़का जो है इतना शैतान है कि लेटर बॉक्स से उतरता है तो जानबूझकर डाकिये की उंगलियों पर गिरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके गिरने से नेचुरली डाकिये को चोट लगेगी। उन्हें कुचल देता है और भाग जाता है और घर पहुंचकर ही दम लेता है और फूले हुए श्वास को शांत करते करते अपने को विश्वास दिला देते हैं कि अब वे विजयी हैं। अब देखिए पोस्टमैन की उंगलियों को चोट पहुंचाकर वो ये मान जाता है कि उसकी और पोस्टमैन की जो अहम की टकराहट हुई थी उसमें वो ही विजयी हुआ। पोस्टमैन ने आकर, डाकिये ने आकर उसे नीचे उतरने को कहा तो बच्चे के अहम को धक्का लगा। तो अब क्या है, बच्चा जानबूझकर उसकी उंगलियों पर गिरता है, पोस्टमैन दुखी होता है, उसे चोट पहुंचती है। तब बच्चा समझता है कि आखिर में विजय उसकी ही हुई। जबकि सहसा पिता की हथेली का आघात उन्हें याद दिलाता है कि वे एक छोटे से पराधीन शिशु भर हैं जिसे डॉक्टर को बुलाने भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाए ही, बिना उसके घर गए ही लौट आया है, और वह भी घंटा भर लगाकर। लेकिन घर पहुंचकर क्या होता है, उसे पिताजी से मार मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भेजा गया, क्योंकि इसे भेजा गया था डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका भाई बीमार था और ये 1 घंटे के बाद घर पहुंचता है बिना डॉक्टर के घर गए। तो पिताजी से स्वाभाविक रूप से उसे मार मिलती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक छोटा सा पराधीन शिशु भर है। ये जो पावर स्ट्रक्चर है घर में, पिताजी का जो पावर है, जो हुक्म चलता है, उसके आगे मैं एकदम से छोटा सा पराधीन शिशु हूँ, ये बात उसकी समझ में आ जाती है। कहाँ वह लेटर बॉक्स के ऊपर बैठकर पूरे संसार को अपने से शुद्र मान रहा था, और कहाँ जब पिताजी से मार मिलती है तब उसके अहम को यह चोट लगती है और उसे पता चल जाता है, उसे अपनी औकात पता चल जाता है कि मैं केवल पराधीन शिशु हूँ। अब देखिए दूसरी स्मृति। अब देखिए शेखर ने 3 स्मृतियों के बारे में कहा। एक उसके अहम के बारे में उसको कब जानकारी हुई, और दूसरे भय के बारे में। अब दूसरी स्मृति की ओर वो हमें ले चलते हैं। वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य और हिंस्र पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वह देखता है उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया है। एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत, वह जीभ, आरक्त आँखें, और चीख वह उठता है भय से विकल होकर और भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है। यह बात बालक नहीं जानता। अब देखिए वो एक म्यूज़ियम गया, अजायब घर गया, तो वहाँ एक बाघ रखा हुआ था। एक्चुअली वो एक स्टफ्ड बाघ था लेकिन बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, तो उसे लगा वो एकदम रियल लाइफ बाघ है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ फूस है, यह बात बालक नहीं जानता था। वह भागता है
उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा। वह घूर कर देखता भी नहीं, क्योंकि वह उन दांतों को, उस जीभ को, उन आँखों को फिर नहीं देखना चाहता। अब उसे क्या लगता है कि म्यूज़ियम में जो स्टफ्ड जो एनिमल था, जो बाघ था, बच्चे को लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है उसे पकड़ने के लिए, और वो ज़बरदस्त भागता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसकी खूंखार आँखें, उसकी खूंखार दांत उसे काफ़ी भयभीत कर जाती है। और वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करने वाला नहीं। वह किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है, और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े ज़ोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ झपटा। अब देखिए, ये अजायब घर से, म्यूज़ियम से निकलकर यूं भागता है डर के। उसे लगता है कि बाघ उसका पीछा कर रहा है, और तब एक चपरासी ने उसे पहचान लिया, उसे उठा लिया, और तब वो ज़ोर से चीखने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि चपरासी ने उसे उठा लिया है, अब वो भाग नहीं पाएगा और जो हिंस्र जो बाघ है वो उसे झपट लेगा। जो नहीं झपटता काफ़ी देर तक नहीं, तब शिशु डरते डरते घूम कर देखता है। उसे वहाँ न पाकर आश्वासन की सांस लेता है, और कुछ देर बाद जब वो डरते डरते घूम कर देखता है वो बच्चा, तब वो पाता है कि बाघ तो वहाँ है ही नहीं। तब वो आश्वासन की सांस लेता है। वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया। उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। रात को वह चीख चीख उठता, और कभी जाग कर यदि पाता कि कमरे में अंधेरा है, तब तो वह अंधकार एक नहीं असंख्य बाघों से सजीव हो उठता, एक से एक खूंखार। उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने लगा। अब देखिए, इस इंसिडेंट के बाद जब से उसने म्यूज़ियम में उस खूंखार बाघ को देखकर, जब से वो डर कर भागा, रात में भी कई बार दुस्वप्न उसे आता। उसे लगता कि वो बाघ उसे पकड़ने आ रहा है। वो चीख चीख उठता, और जब वो जाग कर देखता, अब जब वो पाता कि कमरे में अंधेरा है, तो वो और डर जाता। उसे एकदम सच्ची में लगता कि बाघ उसे नोचने दबोचने आ रहा है। तो उस दिन से क्या हुआ, माता पिता ने क्या किया, उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने दिया। किंतु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसे ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं, क्यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। तो इस भय के जो विकार ने उसके मन में इतना परिवर्तन कर दिया कि वो दिन बर दिन दुबला भी होता गया, चिड़चिड़ा रहने लगा। और देखिए, इसकी अहम भावना इतनी है कि इसने अपने माता पिता से इसका जिक्र नहीं किया कि देखो मैं डर गया था एक बार म्यूज़ियम में, क्योंकि इन सब बातों से कौन डरता है, बच्चे डरते हैं। ये तो बच्चा है नहीं, ये तो 3 साल का है, लेकिन बड़ों जैसा, अपने आप को बड़ों जैसा सोचता है। तो इसीलिए इसने अपने माता पिता से ये नहीं कहा कि उसने अजायब घर में एक बाघ को देखा और वो देख कर वो डर गया, इसलिए रात में उसे इस प्रकार के स्वप्न सताते हैं। वह डर अपने आप ही मिटा। एक बार वैसा ही बाघ उसके घर लाकर रखा गया, और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा, और उसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुंह में हाथ भी डालकर देखा। तब डर एकाएक उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। अब परिवार में बड़ों को बाद में जाकर पता चला, शायद उस चपरासी ने जिसने इसे बचाया था अजायब घर में, उनसे ये मालूम हुआ कि ये जो बच्चा जो है बाघ को देखकर डर गया था। तब पिताजी ने क्या किया, ऐसा ही एक स्टफ्ड बाघ अपने घर में रख लिया, ताकि बच्चे का डर चला जाए। अपने भाई, अब धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास जाने लगा, उस स्टफ्ड बाघ के पास। उसके पीठ पर भी बैठा, उसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुंह में भी हाथ डाला,
अब धीरे धीरे उसे पहचान हो गई कि ये जिंदा बाघ नहीं है। तब डर एकाएक उड़ गया। अब जब उसका डर उड़ गया, उसके मन का अहम भाव उभर कर सामने आने लगा। उसने क्या किया? चाकू लेकर उसके खाल को फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। अब देखिए, वो विजय पाना चाहता है, वो बाघ के ऊपर विजयी होना चाहता है, वो डाकिया के ऊपर विजयी होना चाहता है, लड़का जो है पूरे संसार के ऊपर विजयी होना चाहता है। तो यहाँ उस बाघ को भी चाकू से पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसका एक और गहरा असर हुआ। शिशु ने जाना, डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं हैं केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव चाम, जिससे डरना मूर्खता है। अब शिशु ये समझ गया कि डर डरने से होता है, अपने मन को कठोर करना चाहिए। और यही वह आज तक समझता है, यही उसका विश्वास अब भी है कि जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। इसने उसे उद्धृत बनाया है। लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंस्र भी बना दिया है, पर वह जानता है उस चाम को फाड़ देने पर उसे दंड मिला था, और उसके बाद कई बार ऐसे मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दंड मिला। अब देखिए, एक स्टफ्ड एनिमल को उसके पिताजी घर लाकर रखे, और ये लड़का जो है, जैसे ही इसका डर खत्म हुआ, इसने चाकू से उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो इसके लिए उसे दंड मिला घर परिवार वालों से। धीरे धीरे ये लड़का क्या करने लगा, जिस किसी चीज़ से भी उसे डर लगता था, ये उसे नष्ट करने लगा और पिताजी से दंड भी पाता रहा। एक बड़े भीमकाय डर का भीतरी खोखलापन दिखाने के अपराध में पकड़ गया है और दंड की प्रतीक्षा में है। और चूंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर, शासन के डर पर आघात किया है, इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दंड मांगता है। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाई है। अब देखिए, आज भी वो दंड की प्रतीक्षा में जेल में है। शासन का डर, शासकों को उसने अतृप्त किया है। शासक उस पर क्रुद्ध हैं और वो दंड भोगने के लिए जेल में है, और कोई मामूली दंड नहीं, फांसी का दंड है। और ये इसकी आदत सी बन गई थी। बचपन में ही कई बार इसने ऐसी हरकतें की थी जिससे इसे पिताजी का दंड निरंतर मिलता रहा। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाई है। लेकिन वो तो हंसता है क्योंकि उसके अहम को तृप्ति मिली है। लड़के के लिए वही काफ़ी है। दंड से ज़्यादा उसकी अहम को जो चोट पहुंचती है, वो उसके लिए ज़्यादा पीड़ादायक है। और तीसरी स्मृति, देखिए 3 स्मृतियों की बात यहाँ की गई है। एक अहम भावना की, दूसरे भय की, और तीसरे सेक्स की। वह बद्दी और विभत्स है। उसका ठीक ठीक रूप, उसका मूल कारण मुझे याद नहीं है। याद केवल उस समय की मनस्थिति, वह भावना जिसे लिए मैं खड़ा हूँ। अब देखिए, सेक्स के बारे में उसकी जो पहली जानकारी उसके जीवन में मिली, वो एकदम पूरी तरह से भद्दी थी, अगली थी, और उसका मूल कारण क्या था ये शायद वो भूल गया था। मैं वह शिशु कोई दृश्य देख रहा हूँ, याद नहीं कि क्या, किंतु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुजुप्साजनक है, और इसी के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। देखिए, छोटा सा बालक है, उसने कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट देखा। अब क्या देखा ये यहाँ व्यक्त नहीं हो रहा है, उन्होंने व्यक्त नहीं किया है। उस समय मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वगैरह नहीं था। 1930s की बात है ये। 1940 में ये पब्लिश हुआ, तो जाहिर है उससे 10-20 साल पहले की बात है। लेकिन शायद प्रकृति में ही उसने कुछ ऐसा देखा जहाँ सेक्सुअल एक्ट हो रहा था, जहाँ घृणित बात हो रही थी। एक बच्चे को देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसने देख लिया। वो काफ़ी घृणास्पद थी, अनुचित थी, वर्जित भी थी। वह अवर्ण्य है। देखिए, उसका वर्णन वो नहीं कर सकते यहाँ। उसे वे ही समझ सकते हैं जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे तक पहुंचकर लौट आए हैं।
ये वही समझ सकते हैं जिसने उस उम्र में ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट देखा हो, आँखों देखा हो, वही ये बात समझ सकता है। किसी बाह्य रुकावट या नियम या असामर्थ्य या डर से नहीं, एक आंतरिक स्वतः उत्पन्न ग्लानि के कारण। और जीवन भी उन्हीं का है। नियमों के अनुसार चलना आसान है और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं, किंतु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर की पात्रता दे। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बंधता और यशोलिप्सा से ऊंचा है। अब देखिए यहाँ ये व्यक्त कर देता है बालक कि नियम के अनुसार चलना शायद हमें समाज में आदर प्रदान करे, लेकिन व्यक्ति को हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो नियम के अनुसार चले। जीवन इससे परे है। नियमों के बंधन में बंधना अज्ञे जी को मान्य नहीं था। उनके इस पात्र को भी, शेखर को भी वो मान्य नहीं था। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। अब देखिए एक बहुत बड़े फिलॉसफिकल बात को वे यहाँ प्रकट करते हैं कि जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना अलग नियम बनाते हैं, जीवन उन्हीं का है, वही सफल होता है। तो जिन 3 बातों का उल्लेख उन्होंने अपनी स्मृतियों के द्वारा, अपने जीवन के पुनर्अवलोकन के द्वारा किया है, एक तो है अहम भावना। तो उसमें उन्होंने ये सीखा कि अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया और भय ने उन्हें ये सिखाया कि भय ने उसे समाज का रूप दिया। और प्रेम यानी कि जो सेक्स की जो बात उन्होंने देखी, उससे उन्हें ये पता चला कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखते जाएंगे कैसे कैसे ये बालक, इसके मन की जो भावना है, इसकी ग्रंथियाँ हैं, इसका जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो कैसे कैसे उसके जीवन की अलग अलग घटनाओं के द्वारा प्रकट करता जाता है। ओके, जुड़े रहिए, मस्त रहिए।